हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं संविधान सभा के कामकाज की शैली। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, यानी कि यदि हम बात करें तो जो 11th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट सेकंड जो बुक आती है उसमें से फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। और इसमें चैप्टर का यदि नाम की बात करें तो संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों ने लगभग इसके 2 पार्ट हम देख चुके हैं और यहाँ पे उसमें काफ़ी सारी बातें जो संविधान से रिलेटेड है वो हम लोग समझ चुके हैं। मैंने आपको कुछ फैक्ट्स भी लिखवाए थे, आई होप कि आप सभी लोग लिखे भी होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि संविधान सभा के कामकाज की शैली किस प्रकार से थी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन के तहत एक संविधान सभा का गठन किया गया था। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात एक और लिखी है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो आस्था का प्रतीक है, तो इसमें संविधान की मतलब जो संविधान सभा है तो अस्तित्व में आने से बहुत पहले संविधान सभा की मांग उठ चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन आता है डायरेक्टली संविधान सभा बना देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और संविधान की मांग भी बहुत पहले उठ चुकी थी। और यहाँ पे कभी कभी पूछा भी जाता है कि औपचारिक रूप से सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी, तो वहाँ पे BN राव जी का नाम आता है, तो उनका भी नाम आप लोग लिख लीजिए। और इसमें भी बताया गया है कि क्या है कि संविधान सभा की मांग जो थी वो हमारी पहले भी उठ चुकी थी। ठीक है, और इसकी प्रतिनिधित्व तो हमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 9 दिसंबर 1946 के अध्यक्षीय भाषण में सुनाई देती है। और महात्मा गांधी के कथन को याद करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि स्वराज का अर्थ जनता के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त उनकी इच्छा। उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बन चुका है। तो इनका जो ये स्टेटमेंट है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि जो क्या है कि एक तो महात्मा गांधी जी के स्टेटमेंट को उन्होंने दोहराया। देन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी खुद वाक्य कहा था कि देश में राजनीतिक रूप से जागरूक सभी वर्गों में संविधान सभा का विचार एक आस्था का प्रतीक बन चुका है। तो जो राजनीतिक रूप से सचेत है जितने भी वर्ग हैं, तो उनमें क्या था कि कहीं ना कहीं अब ये आ चुका था कि अब हमें संविधान सभा का गठन करना होगा और उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वही जो संविधान सभा थी, अब हम बात करें तो वो संसद में कन्वर्ट हो गई है। आप ऐसा कह सकते हो कि जो पहले संविधान सभा बनाई गई थी उसके बाद क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद अपना जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो फिर उसका प्रोसेस संविधान सभा खत्म करके और यहाँ पे इसे अपनाया जाता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। और इसके बाद अब हम बात करें यहाँ पे कि इनका कामकाज करने की शैली क्या थी। तो होता क्या है कि संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। और संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, यानी कि जो संविधान सभा थी, तो इसमें बताया गया है कि केवल हम इस आधार पे नहीं कह सकते कि वह मोटे तौर पर क्या की थी कि मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन ये था कि सबका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पहले हमने देखा था ना, मैंने कल ही आपको बताया था यदि आपको याद हो, कि पहले क्या होता था, संविधान सभा के मेंबर जो थे उन्हें ऐसा था कि वयस्क मताधिकार के अनुसार चुना जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उन्हें चुना जाता है कि उसमें वोटिंग वगैरह नहीं होती है। तो फिर वो सिस्टम जो है वहाँ से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्या कैसे था। तो यहाँ पे यही बात बताई गई कि आप डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं है कि सबके प्रतिनिधित्व ही थे, बट हुआ क्या था कि संविधान बनाने के लिए अपनाई गई जो भी प्रक्रिया और सदस्यों की, यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या हुआ था, विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा को लोकप्रिय सत्ता का आधार था। और जहाँ प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हो, और मतलब हो वही, यह भी महत्वपूर्ण है। और कि यहाँ पे यदि हम देखें कि क्या हुआ था कि केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करे, संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हितों को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि बातचीत के आधार पर तो जो संविधान सभा काम कर रही थी, तो ये तो होता है कि हर एक की सोच नहीं मिल सकती है, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये था कि वो अपने व्यक्तिगत उनकी कोई समस्या है, वो यहाँ पे नहीं उभारते थे कि क्या कैसे है। तो इसमें यही बात बताई गई है। उसके बाद क्या होता है कि ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे और भारत जैसे यदि हम देखें कि भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, तो संविधान सभा में भी कई सारे मतभेद थे। पहला ही मतभेद आता है कि जो भारत में शासन प्रणाली है वो केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसका मतलब भी हम लोग समझेंगे कि केंद्रीकृत क्या होता है एंड विकेंद्रीकृत क्या होता है। और उसके बाद दूसरा आता है कि राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। और तीसरा यहाँ पे आ रहा है कि न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, या हम यहाँ पे बात करें तो इसमें है कि लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। और संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया, और यह जो प्रावधान था वो क्या था, सार्वभौमिक मताधिकार का था। यानी कि जितनी भी बातें हुई सब में कहीं ना कहीं क्या था कि मतभेद था लोगों में, लेकिन एक प्रावधान ऐसा आता है जहाँ पे बात की जाती है कि सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा ही लोग चुने जाएंगे, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। किसी पर भी इसका कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि उन्हें इससे दिक्कत हो, तो सब लोग उसमें सहमति जताते हैं अपनी। लेकिन इसके बाद होता क्या है, यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यदि समझे तो धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेद भाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो ये आपसे जब भी कभी क्वेश्चन बने, कभी पूछा जाए, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक वर्ड का मीनिंग समझिए आप। यहाँ पे सार्वभौमिक कहीं पे आप लिख भी लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि धर्म, ठीक है, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर, यानी कि धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके आधार पर। जाति की बात करें तो एक ही धर्म में या एक ही वर्ग में कई सारी जातियां होती हैं। और उसके बाद हम बात करें तो शिक्षा, शिक्षा में कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, कोई कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद आता है लिंग, लिंग में महिला पुरुष। और उसके बाद यदि हम बात करें आय की तो अमीर गरीब, इनके आधार पर भेदभाव किए बिना, यानी कि कोई कैसा भी इंसान है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी अच्छी जाति का हो, चाहे वो निम्न कास्ट का हो, चाहे वो इसमें हम बात करें तो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते हुए हम क्या करेंगे कि सभी नागरिकों को एक निश्चित, ये बात याद रखिएगा, एक निश्चित, क्योंकि 18 वर्ष के बाद ही आप वोट देने के अधिकारी होते हैं। 18 वर्ष से पहले हम नहीं होते हैं। पहले 21 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ पे आप 18 वर्ष के बाद जब हम एलिजिबल होते हैं तो इसीलिए बताया गया कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा कि आप 18 वर्ष नहीं लिख सकते, तो एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर हम वोट देने का अधिकार होगा हमें। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि कैसे मतलब किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। तो वहाँ पे जो भी मेंबर थे उन्हें ठीक है, इसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए कि किसके आधार पर कैसे होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा भेदभाव से बचा रह गया। इसमें किसी को समस्या नहीं हुई सीधे तौर से। अब होता क्या है कि इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता था कि यहाँ पे इसको जब मान लिया गया तो बताया जा रहा कि मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था कि उनमें कितना तालमेल था। अब आगे देखें तो संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का
काम कर रही है और इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में क्या किया कि अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए और अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ या संकीर्णता से क्या किया कि ऊपर उठा मतलब देता था। और उसके बाद हम देखें कि संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है। यानी कि जो संविधान सभा में डिस्कस डिबेट हुआ है, कई मोटे मोटे खंड हैं उसके, ठीक है। और कब हुआ, कितनी बैठकें हुई, कई सारी उसके बैठकी भी हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस जितना दिया हुआ है उतना ही हमें समझना है, क्योंकि हमें चैप्टर खत्म करने हैं, इसलिए ज़्यादा अंदर अंदर नहीं जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे अपने आते जाएंगे, हम उसे कवर करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि संविधान सभा में जो चर्चा हुई वो बताया गया कि कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई है, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को भी मतलब सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। और ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से हैं, ठीक है। तो ये जो बहसें हुई थी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल बहस ही होती रही है, लेकिन ज़रूरी था कि हमेशा मतलब कि यदि हम ठीक ठीक कर रहे हैं, मतलब हमें लग रहा है कि हम ठीक ठीक कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों से वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई एक मेंबर ऐसा नहीं है जिसने संविधान सभा को लिखा हो या संविधान सभा को बनाया हो। यहाँ पे हर एक मेंबर जो 389 मेंबर थे उनमें से सबका योगदान था। देन पाकिस्तान के डिवाइडेशन के बाद, क्योंकि हमने देखा कि जब संविधान सभा का गठन हुआ उस टाइम पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो मुस्लिम लीग यहीं पे शामिल थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। और यहाँ पे यदि अब हम बात करते हैं इसके कार्यविधि की कि क्या क्या कैसे था, हुआ क्या कि संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था। यानी कि जो सार्वजनिक विवेक है, ठीक है, उसका जो महत्व था वो हमें पूर्णतः स्पष्ट नजर आ रहा था। और विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। हर एक मुद्दे के लिए क्या थी कि संविधान सभा की 8 प्रमुख कमेटियां थी। आमतौर पर क्या हुआ कि जवाहरलाल की यदि हम बात करते हैं, इसमें देखेंगे ना बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 8 बड़ी कमेटियां थी, हालांकि छोटी कमेटियां भी थी, लेकिन जो मेन रूप से इसमें 8 बड़ी कमेटियां थी उन्हें आज अभी आप लिख लीजिए और इसके बाद आप उन्हें याद भी कर लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी मैं इससे लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और अंबेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे मतलब ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। यानी कि ये आठों के, हालांकि कमेटियां 8 थी, मेंबर 8 नहीं थे इसमें, ठीक है। तो अभी इस पे बात करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये थे, मतलब चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हों, चाहे सरदार जी हों, चाहे मौलाना आजाद हों, चाहे अंबेडकर हों, चाहे नेहरू जी हों, इनके किसी के भी विचार आपस में नहीं मिल रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे तो यदि हम बात करें तो अंबेडकर जी कांग्रेस के और गांधी के सबसे बड़े आलोचक थे। आपको पूना फैक्ट याद होगा, जो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था, तो उसके बारे में आप यदि हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें याद होगी कि घटना क्या घटी थी। और अभी हम गांधी युग में भी पढ़ने वाले हैं इसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बस इतना आप समझ के चलिए कि जो अंबेडकर जी थे, 2 चीज़ों के तो बहुत बड़े आलोचक थे, एक गांधी जी के और एक कांग्रेस पार्टी के। अब होता क्या है कि और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू, जो सरदार पटेल जी थे और नेहरू जी थे, बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे। यानी कि नेहरू जी यदि इधर जाना चाहते थे तो पटेल जी हमेशा ही इधर जाते थे, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या था कि मतलब एक दूसरे के मुद्दों में
सहमति बहुत जल्दी ये नहीं दर्शा पाते थे, क्योंकि इनकी मजबूरी थी। इनका एक का इधर का रास्ता था, एक का इधर का रास्ता, एक का इधर का रास्ता था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अभी देखिएगा कि मतलब समस्याएं कितनी आती हैं, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। यानी कि ये जो 8 प्रमुख कमेटियां थीं, 8 प्रमुख बड़ी कमेटियां थी, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि ये प्रारूप तैयार करती हैं, उसके बाद पूरी संविधान सभा में इससे चर्चा की जाती है। ऐसे नहीं वो सारी कमेटियां बहुत अच्छी थी और पारित कर दी गई थी। अभी देखेंगे क्या क्या इन्होंने दिया था, अपना मुद्दा जो भी रखा था। तो इसमें क्या हुआ कि संविधान सभा में चर्चा हुई और आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। कई प्रावधानों पर क्या हुआ कि निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए, और ऐसे अवसरों पर भी हर यहाँ पे सरकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में यदि हम बात करते हैं तो उनका जवाब दिया गया कि 2 वर्ष और 11 महीने, यानी कि इसमें यदि हम बात करें तो वो सारे जवाब जो भी थे, समाधान वगैरह, वो लिखित रूप में दिए गए थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की अवधि, ठीक है। तो यहाँ पे 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली और इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो संविधान सभा की बैठकें थी, अभी आप इसे लिखिए थोड़ा सा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये 166 डेटा दिया हुआ है, आपकी लक्ष्मीकांत में कुछ और ही है समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले कि 2 वर्ष 11 महीने और संविधान जो सभा की बैठकें थी वो 166 दिनों तक चली थी, ठीक है। ये दिन याद रखना, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की कितने बैठकें हुई थी वो अलग है, कितने दिन तक चली थी बैठकें वो अलग चीज है। तो हमारा संविधान जो बन के तैयार होता है, आप कहीं पे लिख भी लीजिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन का पूरा पूरा टाइम लगता है संविधान बन के तैयार होने में, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपके स्टेट लेवल या वनडे एग्जाम में। तो जितने भी फैक्ट हैं आप इन्हें लिख लीजिए। और यहाँ से अभी जो कमेटियां हैं वो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी ना कभी ये पूछी ली जाती है, 1-2 साल के अंदर में तो पूछी जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 166 दिनों तक बैठकें जो चलती है, और इस सत्र में क्या हुआ कि अखबारों पर आम लोगों के जो भी मतलब ऐसा था कि लोगों के लिए खुले हुए थे। अब क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। तो इसमें क्या हुआ, लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन की ये विरासत है। तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं, इसको सही करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत हम कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो कोई संविधान है ना, किसी भी कंट्री का संविधान हो, वो केवल संविधान सभा के बलबूते पे नहीं बन सकता है। हर एक की नींव जो होती है वो बहुत पहले ही बनाई दी जाती है, तभी धीरे 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 जाके उसका निर्माण होता है। तो इसमें यही बताया गया कि सिर्फ संविधान सभा हमने बनाया, कोई इधर उधर की बात नहीं थी। यार आप ये एक बात बताओ कि यहाँ पे सपोज मान के चलिए कि पहले तो राज सत्ता चल रही थी, अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज हमारी सारी औकात हमें बता देते हैं, और यानी कि क्या था कि हमारी औकात जो भी थी, हम थोड़ा कह सकते हैं कि कुछ समझ नहीं पा रहे थे, या उन्हें बहुत बड़ा महान समझ लिए थे। तो उससे कहीं ना कहीं आपकी एक तो राज्य सत्ता गई, ठीक है। राज्य सत्ता जाने के बाद ये राजनीति प्रशासनिक व्यवस्थाएं उभरी, और वहां से जो हमें कमियां थी वो कमियां हमें दिखी, और वो कमियां हम दूर करने की कोशिश किए यहाँ पे। अदरवाइज कमियां ही नहीं होती तो हमारा संविधान हो सकता है कि 395 अनुच्छेद की जगह उसमें 10-20 अनुच्छेद में ही काम हो जाने थे। यदि एक दिन में संविधान सभा आती, गठन होता, संविधान बना दिया जाता, तो वो चीजें हो जाती कि 10-12 आर्टिकल आप रख दो, इसमें से कुछ बातें इंपॉर्टेंट रख दो, काम खत्म। लेकिन पहले से जो झेले हुई हम आए, और आज कैसे झेल सकते हैं, क्योंकि पहले से भी हमें बहुत कुछ सीख मिली कि लोग किस किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, कैसे उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं, किस लोगों को ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, वो चीजें हमें समझ में आई। तब यहाँ जाके 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है हमारे संविधान बनाने में।
जबकि 389 मेंबर थे, तब इतना समय लग रहा था। ठीक है, अब क्या होता है कि भारत की जो संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे, यदि हम बात करें कि उन सिद्धांतों पर आम सहमति ना होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। तो ऐसा नहीं कि संविधान सभा के लोग ठीक है कि थे, सभी बहुत अच्छे खासे एजुकेटेड थे, बहुत अच्छे खासे राजनीतिज्ञ थे, लेकिन कहीं ना कहीं आम सहमति भी जरूरी थी। और इन सिद्धांतों पर हम देखें यदि तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से क्या हुआ कि संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों की को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। और संविधान लागू होने से कई दशक पूर्व से ही क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। तो संविधान बनाने से पहले ही जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जो इससे रिलेटेड थे, उन पे डिस्कस डिबेट हुआ था, जैसे कि भारत सरकार यानी भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि। इन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले से ही वो सारी चीजें हम झेल के बैठे थे, अब तो हमें ये निकालना था ना कि इनसे हम छुटकारा कैसे पाएं, जो अभी तक हमारे साथ हुआ आने वाली पीढ़ी के साथ ना हो, या ऐसा कुछ हो सकता है तो उससे बचाया जा सके, उसके लिए हम कैसे कदम उठाएं। और ये संविधान सभा ने तब जाके पूरे बेहतर तरीके से काम कर पाई है। और अब क्या होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश में नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या हुआ था कि संविधान सभा के उद्देश्यों की मतलब को क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था। तो यहाँ पे पूछा भी जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, 1946 में ये पेश किया गया था। इसमें था क्या, यहाँ पे ये था कि जो संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। और इस प्रस्ताव में यदि हम बात करें कि संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। और इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्ववर्जनी यानी कि यदि हम बात करें तो सर्वजननी यहाँ पे है कि क्या हुआ था कि जो ये हमारा है सर्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। तो सीधे तौर पे अब आपको संविधान समझ में आ रहा होगा कि आपका संविधान है क्या। ये जो नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य का बात करें या उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में पेश की गई थी, ये प्रस्तावना मत समझिएगा इसे, ठीक है, प्रस्तावना 1949 में आती है। तो उद्देश्य प्रस्ताव की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें कुछ बातें पहले ही उनके द्वारा बोल दी गई थी कि हमारा जो संविधान होगा, संविधान सभा का जो काम होगा वो मेन रूप से इन बातों पे टिका होना चाहिए, समानता में, स्वतंत्रता में, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान, इनमें ये टीका होना चाहिए। इनके आधार पे बनाना चाहिए कि सबको समानता के भाव से देखा जाएगा, उसके बाद सबको स्वतंत्रता होगी, लोकतंत्र की भावना विद्यमान होगी, संप्रभुता होगी, वो सारी चीजें यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, अब आता है संस्थागत व्यवस्थाएं कुछ थी। ये क्या थी कि जो संविधान को प्रभावी बनाने का जो तीसरा कारक ये है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। अब यहाँ पे जो थर्ड हमारा रीजन आता है, इसका कारक आता है कि जो सरकार थी, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट थी, उसको क्या करना था कि सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। हमने संस्थाओं वगैरह का हमने विधायिका देखा, कार्यपालिका देखा, न्यायपालिका देखा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, आई होप कि आप लोग पढ़ चुके होंगे इसे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इन सारे संस्थाओं को हमने बनाया, निर्वाचन आयोग हमने बनाया।
अब इन्हें किस तरीके से हम संतुलित ढंग से कैसे बनाएं, क्या इसमें नियम कानून रखें कि पूरा बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसमें अब सोचने की बात ये थी और मूल सिद्धांत ये रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। उसके बाद क्या आता है कि संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया और संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक, यानी कि ये जो तीनों संस्थाएं थी संवैधानिक संस्था है, मैंने आपको कल भी बताया था। और आप ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि अब आप पॉलिटी के उस पीक पर पहुंच चुके हैं कि चीज़ें आप जल्दी पकड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और साल भर पढ़ने का मतलब तो होना चाहिए कि जो एनसीईआरटी 2 महीने में खत्म हो सकती थी वो साल भर में हो रही है। तो एक वर्ड भी आपसे इनसे बिल्कुल भी ना छूटे, मतलब सीधा सा इसका ये है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि जितनी भी हमारी ये संस्थाएं थी ये सारे की सारी संवैधानिक संस्थाएं, कुछ सांविधिक संस्थाएं भी होती हैं, कुछ गैर संवैधानिक भी होती हैं, जैसे एनजीओ वगैरह जो है वो आपकी गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो आपने कई बार सुना होगा कि गैर संवैधानिक संस्थाएं या सांविधिक संस्थाएं या संवैधानिक संस्थाएं, तो ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, तो आपको याद रखने हैं। अब क्या आता है यहाँ पे कि संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक, यहाँ पे जो संसदीय शासन व्यवस्था को और उसके बाद हम बात करें तो संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया, मतलब किया, जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार यानी केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। तो ये क्या करती है, ये जो व्यवस्था हमारी अपनाई गई, संसदीय और संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई, इसमें क्या हुआ कि एक ओर तो ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर क्या करती है, केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का ये वितरण करती है। और उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा कि शासकीय संस्थाओं को सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। तो जो आप सुनते हो बहुत रागलापा जाता है कि उधार का थैला है, तो इसमें बताया गया कि सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई भी संकोच नहीं किया है। ठीक है, कि यदि हमें आपसे कोई अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है तो बेहतर है कि हमारा ईगो अपना साइड में रख के वो चीजें हम आपसे गेन कर लें, क्योंकि रियल में हमें भी नीड वही है जो आपसे हमें सीखने को अभी मिल रही है। लेकिन बीच में आ जाएगा ना कि नहीं नहीं, हम जो करेंगे तो हम करेंगे अपने से, हम किसी का ले नहीं सकते, वो तो फिर उधार हो जाएगा या हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। और ये बातें हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि यदि अधिकार हमें है, मतलब ऐसी नीड है कि हमारे अधिकार हमारे पास सुरक्षित होने चाहिए, तो उसको पहले अमेरिका ने बना दिया तो क्या हुआ। ठीक है, हम वहां से अब अमेरिका बना दिया तो हमने वहां से ले लिया, लेकिन हमारी जनता को भी तो अधिकार सुरक्षित रखने की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं था कि हमारी जनता को नहीं। अब हम अपने से भी सोचते तो क्या सोचते, बताइए। यहाँ पे हम यही सोचते ना कि हमें भी किसी, हो सकता है कि पूरा फंडामेंटल जो राइट है हमने अमेरिका से लिया तो पूरा का पूरा ले लो, उसमें कुछ और भी थोड़ा हमारा अलग तरीके से होता। तो यहाँ पे कि सांस लेना है तो हम सरकार से परमिशन लेंगे, सरकार हमारे अधिकारों की सम्मान करेगी, रक्षा करेगी और उसके बाद वो हमें परमिशन दे देगी। हो सकता हम ऐसा बना देते। तो इसमें से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कई, मतलब इसमें लेने में उन्होंने संकोच नहीं किया कि ठीक है, जो हमारे लिए बेहतर है कहीं से भी मिल रही है हमें ले लेना चाहिए। अब क्या होता है यहाँ पे कि इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने में कोई भी परहेज नहीं किया है। और यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न
या कि हम बात करें तो यहाँ पे सीधे है कि संपन्न करने के लिए जरूरी था, अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया है। तो उन्होंने, जैसे हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया जाता है, हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रसिया से लिया जाता है, नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी आयरलैंड से लिया जाता है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली जाती है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं थी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राष्ट्र से ली जाती थी। और मैं जो एक अलग से चैनल है दिव्य एजुकेशन करके, वहाँ पे ये कौन कहाँ से कब लिया गया था मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से करवा चुकी हूँ। तो आप वहाँ से जाके उसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं। या तो जोड़ियाँ मिलाने को आ जाएगा यूपीएससी में, या वन लाइनर क्वेश्चन भी यदि आ गए तो कुछ ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, कि कहाँ से क्या लिया गया था, कहाँ से क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई थी, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या तो आपको लक्ष्मीकांत पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम, लेकिन क्या हुआ था कि उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीज को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। तो ये भारत का क्या था, एक तरीके से कह सकते हैं कि सौभाग्य था। हालांकि आलोचक कहेंगे कि हमने उनसे उधार लिया, हमारा दिमाग काम नहीं करता था, हमें वहां से नहीं लेना चाहिए था। उनका भी कहना सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये कि हमने अपनी संकीर्ण जो बुद्धि थी उससे उभर के हमने ये देखा कि प्रॉफिट हमारा कहाँ पे है, ना कि हमने ये देखा कि हम वहां से ले रहे हैं तो हमारी इंसल्ट होगी या कुछ और होगा। तो जहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे थोड़ी सी भी यदि हमारी इंसल्ट भी हो जाती है, एंड हम किसी से भीख नहीं मांग रहे थे, सबसे बड़ी बात कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे थे, हम उसे अडॉप्ट कर रहे थे, एज इट इज अडॉप्ट भी नहीं कर रहे थे, कि हमने वहाँ का संविधान के बारे में प्रयोग किया और पाया कि हमें भी अपने संविधान में कुछ ऐसी चीजें रखनी चाहिए। तो इसमें से कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा इशू नहीं था जो कि हम बना ले कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। सो ठीक है कि वहाँ पे जो भी हुआ वो बेहतर तरीके से हुआ, एंड आई होप कि आप थोड़ा सा आप भी एक ब्रॉडली माइंड से सोचेंगे, एक संकीर्ण बुद्धिमत्ता वाले नहीं बने रहेंगे कि नहीं किसी ने कह दिया कि ये क्या था, ये चीजें राउंडिंग में ही थी, ठीक है, तो आपने मान लिया कि ठीक है हो सकता है। हमने कह दिया नहीं नहीं ये चीजें तो स्क्वायर में थी, आपने कह दिया ओ अच्छा हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। किसी ने और कह दिया कि ये तो ट्रायंगल में था, तो आपने कह दिया ओ अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा हमें नहीं बनना है, ठीक है। हम पूरा इसीलिए पूरा एक एक पढ़ रहे हैं ताकि हमारी जो समझ है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो सके, एंड आप बिना कहीं पे पढ़े बिना रटे क्या कर सको, कभी भी 2 4 10 पन्ने लिखने की तो क्षमता एक टॉपिक पे रख ही लो। इतनी हमारी यहाँ से बुद्धिमत्ता जो है वो बढ़ जानी चाहिए। अब इसका फाइनल निष्कर्ष यदि हम देखते हैं, उसके पहले यदि आप देखोगे कि जो अमेरिका का संविधान था, कनाडा का संविधान था, इनसे क्या क्या हुआ था, और फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान, तो इनसे क्या क्या चीज़ें ली गई थी यहाँ पे भी आपको दर्शाया गया है। सबसे पहले ये जो अम्बेडकर जी का यहाँ पे कथन दिया गया है, ये भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ना वो हमें ऐसे वगैरह लिखने में काम आ जाते हैं, या हम आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं, पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ से लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और नहीं भी पड़ता तो हमें याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अम्बेडकर जी कहते थे कि हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है। आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो असफलताओं को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। यानी कि अंबेडकर जी का क्या मानना और कहना था कि क्या आज जो हम संविधान बना रहे हैं, यानी कि कई वर्षों की गुलामी के बाद जब आज हम अपना संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा यूनिक कर सकते हैं कि जो वर्तमान की जनताओं की आवश्यकता और आने वाले जो भविष्य में पीढ़ियां हैं उनकी भी आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके, हमेशा एक जीवंत दस्तावेज के रूप में ये बना रहे, ऐसा अंबेडकर जी कहते थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि कौन से देश से क्या लिया गया था, जैसे अभी मैंने कुछ ही आपको एग्जाम्पल दिए,
यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं कि ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया। तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, जो अभी एक दिन शायद गोपाल ने ही क्वेश्चन किए थे कि यहाँ पे ये मतलब ऐसा क्यों होता है कि बहुमत के आधार पर ही हम विजयी घोषित करते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया था वो तो मैंने आपको बता दिया था कि क्यों हम ऐसा करते हैं। लेकिन अब ये लिया कहाँ से गया था कि हम बहुमत के आधार पर ही करें, तो ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, कि आप जब भी चुनाव होगा तो वहाँ पे जीत होगी किसके आधार पर, सर्वाधिक मत के आधार पर। ये कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से, सॉरी ब्रिटिश के संविधान से। और सरकार का संसदीय जो स्वरूप है वो भी हमारा ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। ये आप लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और लिख के अपनी दीवार में कहीं पे भी इसे स्टेपलर कर दीजिए या कि पिन कर दीजिए, जो भी आप करते हो, तो वहां से आपको आसानी रहेगी। उसके बाद है कि कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, इतनी चीजें हमारे ब्रिटिश के संविधान से ली गई थी। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व तो लिए गए थे। फ्रांस के संविधान से आपका लिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। तो फ्रांस के संविधान से हम क्या लिए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। देन आता है कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे क्या होता है कि एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी सशक्त जो केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये दोनों ही चीजें हम लेते हैं। कौन कौन सी, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, ठीक है, और दूसरी अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करते हैं। और जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था, इससे हम लोग क्या चीज लेते हैं, मौलिक अधिकार, और उसके बाद जो मौलिक अधिकारों की सूची और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये चीजें हम कहाँ से लेते हैं, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करते हैं। तो मौलिक अधिकार, एक तो फंडामेंटल राइट, देन दूसरा हमारा जो न्यायिक पुनरावलोकन की बात आती है ना, शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आप देखते हो कि न्यायपालिका ना तो कार्यपालिका पे बद्ध है, ना तो विधायिका पे वो है कि प्रतिबंधित है, वो पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र संस्था है जो न्यायपालिका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई थी, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अमेरिका का जो न्याय व्यवस्था है वो स्वतंत्र है, और इसी तरीके से हमारे इंडिया का भी है। तो ये चीज़ें आप लोग अपने नोट्स में कहीं भी लिख लीजिए तो अच्छा होगा। अब आते हैं हम इसके कंक्लूजन में, ओवरऑल जो भी हम पढ़ें उसको देख, इसमें निष्कर्ष क्या हुआ कि यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है। ये जो हुआ निष्कर्ष रूप से हमने देखा कि जो संविधान हमारा बनता है, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का ही प्रमाण कह सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। और यहाँ पे कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया है। और यही वह कारण था जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान ना केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी ये है। और जबकि क्या होता है कि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दबे रह गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि संविधान जो बनाया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कागजों पे लिख के रख दिया गया है एक सजावटी के रूप में उसे, कि बस एक मेमोरी के लिए कि हम इसे याददाश्त अपनी बनाने के लिए रखे रहेंगे, कि हमारे जो पैतृक संपत्ति है या हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये बना के गए थे, कितना खूबसूरत सा इसमें, जो कि पढ़ भी नहीं सकते हम। तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा हमारे देश का संविधान नहीं है। हमारे देश के संविधानिक दस्तावेज में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसका पालन भी बेहतर तरीके से किया जाता है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है कि भारत का जो संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है, यानी कि इंडिया का जो संविधान है वो क्या है कि एक विलक्षण दस्तावेज है, जो अन्य अनेक देशों, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। तो आपको पता है कि एक साल में 12 ही महीने होते हैं, तो 11 महीने और 12वें महीने का हमने 18 दिन भी ले लिया था।
ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिए कि 18 दिन के बाद और कितने दिन शेष बचते हैं, तो लगभग आप 3 साल कह दें तो कोई गलत नहीं होगा। तो बस हाँ, एग्जैक्टली 3 साल कह दें तो गलत होगा, लेकिन हमने अप्रॉक्स कह दिया कि 3 ईयर इसमें लगे, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे यही बताया गया कि 3 वर्ष तक जो संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाऊ व्यवस्थाएं मात्र ना हो, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रख सके। आप पुस्तक के शेष भाग में इन व्यवस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी ये तो पहला ही चैप्टर था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें बहुत आप ये परेशान मत होइए कि ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया। जी नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो 8 कमेटियाँ हैं, बड़ी कमेटियाँ हैं, तो और तो कई सारी कमेटियाँ हैं तो उनके बारे में नहीं, लेकिन जो 8 कमेटियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग नोट्स निकालिए, लिखना है हमें, ठीक है। तो इससे पूरा नोट्स, अब इसमें से ये चीज़ें जो है वो हम नोट करेंगे, वो बेहतर होगा, ठीक है। तो पहली आप लिखिए जो हमारी बड़ी समितियां हैं, इनमें से आप लिखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए बड़ी समितियां। संविधान सभा की बड़ी समितियां ऐसे करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कोष्टक में 8 लिख लेना है, ठीक है। तो बस इतना लिखना है ताकि हम समझ सके कि 8 इसमें समितियां थी। अब उसके बाद आपको लिखना है पहली जो समिति थी आपकी, वो कौन सी थी, संघ शक्ति समिति, ठीक है। तो पहली कमेटी आपकी बनती है, मैं इससे क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए या कोई टेस्ट सीरीज देखिए, क्वेश्चन बहुत बखूबी इससे हर एक साल 1 या 2 मिलेंगे आपको। ये बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, इसलिए आपको इसे रट लेना है, बिल्कुल उठते बैठते सोते जागते जहां भी आपकी नज़र जाती हो वहीं पे आपको इसे लगा भी लेना है। एक पेपर में ही लिख लीजिए और उसे चिपका लेना है, ठीक है। क्या हुआ था कि जो संघ शक्ति कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि संघ के मामले में जो संघ शक्ति के मामले में जो भी व्यवस्थाएं किस तरीके से क्या करना है, उसके अध्यक्ष आपके थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान कमेटी, अब आती है संघीय संविधान कमेटी, इसके भी आपके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तीसरी कमेटी आपकी आती है प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। तो तीसरी कमेटी कौन है, प्रांतीय संविधान कमेटी थी। और यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, सरदार पटेल जी थे। और आती है आपकी चौथी कमेटी, चौथी कमेटी क्या थी, प्रारूप समिति। इसमें क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो चौथी कमेटी है तो प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकार यानी कि 5वीं कमेटी आपकी है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति या परामर्शदाता, यानी कि जो परामर्शदाता कमेटी, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इस कमेटी के अंतर्गत क्या हुआ था, 5 उप कमेटियां बनाई गई थी। तो यहाँ पे वो 5 उप कमेटियाँ क्या है, कभी कभी उनसे भी जोड़ियाँ मिलान करने को आ सकता है। तो आपने जहाँ पे क्या लिखा है, आपने 5वीं कमेटी लिखी होगी कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार जो कमेटी थी, यानी कि एक परामर्शदाता के रूप में, ठीक है। ये परामर्श देने के लिए कमेटी बनाई गई थी कि इन क्षेत्रों में आप परामर्श दे सकते हो। उसके अध्यक्ष कौन थे, आपके सरदार पटेल जी थे। तो सरदार पटेल जी हमने देखा प्रांतीय संविधान कमेटी के भी अध्यक्ष थे। और ये जो मतलब मौलिक अधिकार हो गया, आपके अल्पसंख्यक हो गया, जनजातीय हो गए, तो जो मतलब ये था कि हाशिए पे लोग हैं उनके लिए जो कमेटी थी वो सरदार पटेल जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। उसके अंतर्गत 5 उप कमेटियाँ थी, उनका भी आप का खा गा कर करके या ABCD कुछ भी करके लिख लीजिए। इसमें से जो पहली कमेटी थी, अभी इसमें ही कमेटी है जो उप कमेटियाँ हमने अभी बात की, ठीक है, 5वें नंबर में ही। यहाँ पे क्या हुआ था, मौलिक अधिकार उप समिति। इसमें क्या हुआ था, जो पहली आपकी आती है मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष आपके आए JB कृपलानी। दूसरा आपका आता है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष आपके आते हैं HC मुखर्जी। तीसरा आपका आता है कि उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर
तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपनीयता जो गोपीनाथ बरदोई थे। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी कमेटी आती है, यानी कि जो इसके आपके लीडर थे वो थे गोपीनाथ बरदोई। अब आती है हमारी नेक्स्ट कमेटी, और यहाँ पे था कि छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में, यानी कि कोष्टक में आपको लिखना है कि असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा फिर उसके बाद है के लिए उप समिति के अध्यक्ष जो थे A.V. ठक्कर थे। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है इसी के अंतर्गत जो 5 हमने देखी थी ना कि उप कमेटियां हैं, तो वो थी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र और समिति। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब आता है हमारा जो 5 अभी हमने कमेटी लिखी थी, छठवीं कमेटी है, तो 5 कमेटी के अंतर्गत उप कमेटियां थी। अब जो छठवीं कमेटी आती है, बड़ी कमेटी थी, वो थी हमारी प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है, तो प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के लिए समिति, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई लोगों ने इसे गलत किया था कि राज्यों के लिए समिति जो है, तो किसी को भी इतना ध्यान रहता नहीं है, तो इसलिए मैं आपका यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना चाह रही हूँ कि आप इसे ना भूलें कि इसमें क्या है, यहाँ पे बातें क्या की गई थी कि जो प्रांतीय कमेटी है। ठीक है, अभी हमने दूसरी कमेटी देखी थी, तीसरी जो थी हमारी प्रांतीय कमेटी, प्रांतीय संविधान कमेटी, वो सरदार पटेल जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है, राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी, यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति, उसके अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये प्रांतीय संविधान कमेटी में सरदार जी थे, लेकिन राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी, और यहाँ पे कोष्टक में ये भी आपको बताया गया है कि राज्यों से समझौता करने वाली थी। ठीक है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और जो 8वीं कमेटी आती है और लास्ट आपकी आखिरी संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो 8वीं कमेटी कौन सी थी, संचालन कमेटी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो अभी आप याद रखने के लिए कुछ हम इस तरीके का भी अपना सकते हैं कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपको पता है कि वो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति यानी कि सबसे हेड, तो ये हुए उनके जो भी, अब आप कह सकते हो कि सबसे हेड है, सबसे हेड को सबसे हेड वाली ही शक्तियाँ मिलेगी। तो यहाँ पे जो संचालन कमेटी होती है, सबके बस की बात नहीं होती संचालन करना। और उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति, सबके बस की नियम की भी बात नहीं होती कि वो बना लेंगे, घर के बुजुर्ग ही बनाते हैं। सो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी ये दोनों ही कमेटियों की अध्यक्षता करते हैं। बस ये दोनों कमेटियाँ जो हैं कि प्रक्रिया नियम समिति और संचालन कमेटी, इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। उनके बाद प्रधानमंत्री का ओहदा आता है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद अब उनके बेटे जो आ रहे हैं, हालांकि बेटे नहीं है बट हाँ ये है कि उनसे हेड जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके बाद अब आता है हमारे कि प्रधानमंत्री ही हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, तो संघ, आपको पता है कि सेंटर को जो शक्तियाँ प्राप्त है, हमारे स्टेट को उससे थोड़ा कम शक्तियाँ प्राप्त है, सीधे से है। तो जो संघ की शक्तियाँ होंगी तो वो हमारे जो उनके बाद दूसरे अधिकारी होंगे उन्हीं को ही मिलेगी। तो राजेंद्र प्रसाद जी के बाद दूसरे आप अधिकारी देख सकते हो एक नज़र से कि आपके जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। बस मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इस लॉजिक से आप याद करेंगे तो अच्छे तरीके से हमारा याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं जल्दी। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कितनी कमेटियों का वहाँ पे अध्यक्षता की गई, तो संघ शक्ति कमेटी हो गई, संघीय संविधान शक्ति कमेटी हो गई जो संघीय संविधान थी, और राज्यों के लिए समिति, ये संघ और राज्य दोनों का ही हमारे जवाहरलाल नेहरू जी देख रहे थे। ठीक है, ये जो 3 कमेटियां बनाई गई, इनके यानी 2 संघ की और एक आपके राज्यों के लिए जो बनाई गई जवाहरलाल नेहरू जी। अब आते हैं आपके सरदार पटेल जी। तो यहाँ पे तो ये इकलौते हैं भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार इनफैक्ट आपसे बहुत अच्छे तरीके से रटा भी होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, या ड्राफ्टिंग कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो आपको ये पता है कि भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब आते हैं आपकी पटेल जी। पटेल जी क्या था कि इनके बाद के थे। ठीक है, पहली शक्ति राजेंद्र प्रसाद जी, दूसरी शक्ति आपके पास आती है जवाहरलाल नेहरू जी की, यानी देश के प्रधानमंत्री, और तीसरी शक्ति अब पटेल जी के पास आ रही है। थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि पटेल जी, जब हम आज़ाद होते हैं, संविधान बन जाता है, जब चुनाव होता है, उस टाइम पटेल जी का पद क्या था।
क्या वो राष्ट्रपति थे, क्या वो उपराष्ट्रपति थे, या कुछ और पद में थे, ये आपको बताना है, या कोई अलग से मंत्रालय मिला हुआ था, जो भी है आपको बताना है। ठीक है, तो अब पटेल जी आते हैं। पटेल जी कौन सी अध्यक्षता कर रहे थे? तो सरदार पटेल जी आपके प्रांतीय संविधान समिति, उसके बाद था कि जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति यानी परामर्शदाता जो समिति थी, इन सब के लिए उसका काम कौन देख रहे थे, उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार पटेल जी कर रहे थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी जो 8 बड़ी कमेटियां हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। कि पहली 2 कमेटियां हमने देखा, सीधे आप हेड से याद करिए, ठीक है, नीचे से है तो क्या हुआ, लेकिन हम याद तो करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आंसर तो हमें देना है। तो हमने देखा कि जो संचालन कमेटी है एंड जो यहाँ पे है प्रक्रिया नियम कमेटी, राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। उसके बाद संघीय कमेटी हो गई, संघीय संविधान कमेटी और संघ शक्ति कमेटी, और उसके बाद राज्यों के लिए जो कमेटी बनती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। उसके बाद प्रांतीय संविधान कमेटी जो आती है, और अल्पसंख्यकों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, जनजातियों के लिए, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति होती है यानी परामर्शदाता समिति होती है, उसकी अध्यक्षता आपके प्रांतीय, और ये जो हमने अभी 4-5 बातें कही कि अल्पसंख्यक यानी पूरा हाशिए पे खड़े लोगों के लिए, ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पटेल जी कर रहे हैं। जो 5 उप समितियां हैं वो आप लोग खुद से याद कर लीजिएगा, हो सके तो याद कर लीजिएगा, और यदि नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, जरूरी है कभी कभी इनसे भी बन जाते हैं क्वेश्चन, तो हम अपनी तरफ से गलती क्यों रखें। लेकिन ये 8 कमेटियां अब आई होप कि आप ना भी लिखे तो भी आपको याद होंगी, लेकिन आप लिख के 2-4 बार उसे दोहराएंगे, सामने उसे रख लेंगे, तो क्या आगे थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, इजीली आप उसे हैंडल कर पाओगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ जो भी स्किप कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो, स्किप बिल्कुल भी मत करिए, साथ साथ बुक पढ़ते जाइए और साथ साथ वीडियोज भी देखते जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, ऐसी चीज़ें कि जो कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इजीली आपको यहीं पे मिल जाएगा इसी वीडियो पे। तो अब आप लोगों की आगे मर्जी कि आप लोगों को क्या करना है, बट यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अभी तक जब पढ़े हैं तो अभी आगे भी बस बने रहिए, ताकि हमारा अधूरा नॉलेज ना रह जाए। आपने एक वो सुना होगा कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जो कम ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए हम जब भी जहाँ पे भी ले संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करें, वही हमारे लिए बेटर होता है। अदरवाइज अधूरा आपके लिए भी हानिकारक है, और जो भी कर रहा है उसके लिए भी हानिकारक ही होता है। तो अब हम नेक्स्ट डे अपना करेंगे जो भी है हमारा अध्याय सेकंड है, यहाँ पे भारतीय संविधान के अधिकार, इसके बारे में बात करेंगे पूरा अच्छे तरीके से। और इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग पहले भी नहीं पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर में नेपाल के बारे में आपको दिया गया है, थोड़ा सा उस नेपाल के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और ताकि आपका जो क्रिस्टल है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।